हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपकी जो बायो की क्लासेस हैं या आप जो बायोलॉजी में तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, वो तैयारी आपकी उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 13 है बच्चों। ये 14 चैप्टर नहीं है, ये हमारी 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी है। और इसका क्या करना है, कंजर्वेशन। क्या करना है बच्चों, कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण करना है। जैव विविधता क्या है, कैसे कहते हैं, जैव विविधता शब्द का यूज किसने किया, फिर जैव विविधता क्यों नष्ट हो रही है, क्यों इसे बचाने की ज़रूरत है और किस प्रकार बचाएंगे, इस सब की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि अब हम 12th बायोलॉजी के लिए और 10th की साइंस के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रत्येक जो चैप्टर होगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस 1 शॉर्ट वीडियो आपके लिए आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि इस चैनल पर सर द्वारा चैप्टर वाइज क्या किया जा रहा है, रिवीजन कराया जा रहा है और प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, यानी कि 12th बायोलॉजी के लिए चैप्टर नंबर 13 है बच्चों। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है, जो कि ओल्ड अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो फिर वो होता था बच्चों चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 हुआ करता था। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये देखिए, सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, एक नॉर्मल सी जानकारी प्राप्त करेंगे, एक नॉर्मल सा जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे बच्चों। क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन। अब देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों, परिचय की। हम जानते हैं कि प्रत्येक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं, परिचय करते हैं। इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, किसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों, परिचय। सबसे पहले किसकी परिभाषा आ रही है बच्चों, सबसे पहले परिभाषा आ रही है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। तो जैव विविधता किसे कहते हैं बच्चों, हम अपने चारों ओर देखो विभिन्न प्रकार के जीव देखते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के जीव देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं। क्या सभी एक ही प्रकार के हैं, तो हमारा आंसर है सर नहीं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हम जो देखते हैं, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो देखिए, किसी प्राकृतिक परिवेश या प्रदेश में, हमारे आसपास कोई भी प्रदेश है, उस परिवेश में पाए जाने वाले जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, यानी क्या क्या वेरिएशंस है जीवों में, एक जीव और दूसरे जीव में क्या अंतर है। जैसे मानव में बात करें तो दो इंसान के बीच क्या अंतर है, वो क्या हो जाएगी बच्चों, विभिन्नता, वेरिएशन। दूसरा शब्द है बच्चों विषमता, कि एक इंसान और एक कुत्ता है, मान लो बिल्ली है, उसके बीच क्या अंतर है। तो विभिन्नता तो हो गई बच्चों दो प्राणियों के बीच जो एक ही जाति के, जैसे दो मानव, दो इंसान की बात करें। विषमता, एक मानव ले लिया, एक कुत्ता ले लिया कोई, या अन्य कोई प्राणी ले सकते हैं, उनमें अंतर होगा। और तथा पारिस्थितिक जटिलता, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र में या एक पारितंत्र में जंतु जो पाए जाएंगे, दूसरे पारितंत्र में जो जंतु पाए जाएंगे, यानी कि दूसरे वातावरण में और अलग जो वातावरण है, इन दोनों वातावरणों में पाए जाने वाले अगर जंतुओं की तुलना करें तो इनमें क्या अंतर है, इसको कहेंगे हम पारिस्थितिक जटिलता। तो हमने क्या कहा बच्चों कि किसी भी एक प्राकृतिक प्रदेश या परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतु, जीवों की, और इसी में पादप भी शामिल होंगे क्योंकि जीव हैं, विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता को ही जैव विविधता कहते हैं। तो आपको 3 शब्द याद करने हैं बच्चों। इसमें कितने शब्द याद करने हैं, 3 शब्द आपको याद करने हैं बच्चों। कौन कौन से हैं वो शब्द, एक है हमारे पास क्या, सबसे पहले हम याद करेंगे विभिन्नता, दूसरा विषमता और तीसरा पारिस्थितिक जटिलता को ही क्या कहते हैं बच्चों, जैव विविधता। जैसे कि आप देखिए, पृथ्वी पर चींटियां हैं, 20,000 जातियां पाई जाती हैं। ये डाटा आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चींटियों की 20,000 जातियां हैं। ऑर्किड्स की भी कितनी है बच्चों, 20,000 जातियां। ऑर्किड्स बच्चों क्या है, प्लांट्स हैं। क्या है ऑर्किड्स, प्लांट्स हैं, जो रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध हैं। मत्स्य यानी कि मछलियों की 28,000 जातियां प्राप्त हैं बच्चों। और बीटल यानी कि भृंग की 3 लाख जातियां धरती पर उपस्थित हैं बच्चों। तो ये देखिए, जीवों की जातियों में अंतर पाया जाता है। इतनी जातियां हैं बच्चों, यानी इतनी तरह की हमें चींटियां देखने को मिलेंगी। ठीक, इसी प्रकार ऑर्किड्स, मत्स्य और बीटल, ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं बच्चों, एक जैव विविधता की मात्र परिभाषा याद करनी है।
जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग WG रोजेन ने किया था। किसने किया बच्चों? WG रोजेन ने किया था। और ये हमारे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन बच्चों ये हाल ही में जो रीट का एग्जाम हुआ था, उस रीट के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि जो जैव विविधता शब्द है उसका यूज सबसे पहले किसने किया। तो आपको याद रखना है बच्चों, WG रोजेन ने। किसने किया है बच्चों? WG रोजेन ने। तो आपको यहाँ से क्या याद करना बच्चों? एक तो जैव विविधता की परिभाषा और जैव विविधता शब्द का यूज किसने किया। बस आपको दो ही चीज याद करनी है कि विषमता, विभिन्नता और पारिस्थितिक जटिलता को जैव विविधता कहते हैं, जो जीवों में पाई जाएगी किसी प्राकृतिक प्रदेश में या परिवेश में। और दूसरा WG रोजेन। चलिए बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जैव विविधता शब्द को एडवर्ड विल्सन ने, किसने बच्चों? एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने प्रचलित किया। क्या किया बच्चों? प्रचलित किया है, यानी फेमस किया है। क्यों किया है और किसके लिए यूज किया? प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए। कि प्रत्येक स्तर पर, चाहे छोटे जीव हों बड़े जीव हों, प्रत्येक स्तर पर क्या जैव विविधता है, क्या अंतर है जंतुओं में, पादपों में, इसको दर्शाने के लिए किसने? एडवर्ड विल्सन ने। किसने बच्चों? एडवर्ड विल्सन। तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद करना है। और इन्होंने जैव विविधता के 3 स्तर या प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहले आनुवांशिक, या ये जीन के कारण होती है, इसलिए जीन के स्तर पर हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? जीन के स्तर पर, या कह दें कि जीनों में पाई जाने वाली विभिन्नता, जीनों में पाई जाने वाली। ठीक बच्चों, येलो कलर आपको शायद क्लियर होगा बच्चों, नहीं। चलिए बच्चों, तो इन्होंने जैव विविधता को 3 स्तर या प्रकार बताए हैं। सबसे पहले आनुवांशिक स्तर, या आनुवांशिक स्तर पर जो विविधता पाई जाएगी, यानी कि 2 जीव हैं, सेम जाति के हैं, है ना, जीनों में पाई जाने वाली, या हम कह दें कि एक जाति के जो जीव हैं, एक जाति के जीव, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक जाति के जीव में क्या अंतर है। जैसे मानव, अभी मैंने बात की, 2 मानवों के बीच में, 2 इंसानों के बीच में क्या अंतर है, उसको कह देंगे बच्चों आनुवांशिक विविधता। जैसे हम और बात कर सकते हैं, जैसे पिताजी से और संतति में जो लक्षण आए हैं, तो पिता और पुत्र, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इसको हम कह देंगे बच्चों आनुवांशिक विविधता। दूसरा है जातीय विविधता। ये बच्चों एक जाति में पाई जाएगी, एक जाति में। और ये क्या है बच्चों? एक जाति के जीव में। ये थोड़ा सा अंतर है बच्चों। ये कहाँ मिलेगी? एक जाति। ठीक है, एक जाति मतलब ये जाति अलग हुए और अगली जो जाति होगी बच्चों, जैसे पौधों की हमने अभी देखा, चींटी की 20,000 जातियां हैं, तो चींटी की एक जाति और दूसरी जाति में क्या अंतर होगा, ये एक जाति के बीच है बच्चों, एक जाति दूसरी जाति, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं कि एक जो 2 जातियां हैं उनके बीच की हम कह सकते हैं, और ये एक ही जाति के 2 जीव होंगे, उसमें अंतर है। तो पहला क्या है बच्चों? आनुवांशिक विविधता। दूसरा क्या है? जातीय विविधता। और तीसरा है पारिस्थितिक विविधता, यानी कि पारितंत्र के आधार पर, यानी कि एक यहाँ थार का रेगिस्तान है, मान लो थार का मरुस्थल है, दूसरा हमारे पास क्या है? अमेज़न वर्षा वन है। तो इन दोनों पारिस्थितिक तंत्र में क्या अंतर होगा, उसको हम कह देंगे पारिस्थितिक विविधता। जैसे कि हम बात कर ले बच्चों, पहली है हमारे पास आनुवांशिक विविधता, एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नता। किसमें बच्चों? एक ही जाति में, यानी कि एक जाति के 2 जीवों में। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? एक जाति के 2 जीवों में क्या अंतर है, इसको कह देंगे आनुवांशिक विविधता। यानी कि ये किस में पाई जाएगी बच्चों? जीनों में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, किसी जाति के वितरण में विविधता, जाति है, एक ही जाति के जीव हैं, तो उसके वितरण में एक ही जाति यानी कि 2 पौधे हैं, उसमें वितरण में अंतर पाया जाए। जैसे कि हिमालय में उगने वाला राउवोल्फिया, अब बच्चों ये हमारी बुक में राउवोल्फिया लिखा हुआ है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, है ना, राउवोल्फिया या फिर राउवोल्फिया। राउवोल्फिया वोमिटोरिया, और ये किसका वानस्पतिक नाम है? सर्पगंधा पौधे का। पादप की जो जातियां पाई जाती हैं विभिन्न किस्मों में, एक केमिकल है बच्चों रेसरपिन। क्या नाम है इसका? रेसरपिन। इस सक्रिय रसायन की क्षमता, यानी काम करने का सिस्टम जो है, वो क्षमता और सांद्रता, कितनी मात्रा है, कंसंट्रेशन क्या है, उसमें क्या पाया जाएगा बच्चों? अंतर। एक ही जाति है, कौन सी जाति है बच्चों? राउवोल्फिया वोमिटोरिया, यानी कि ये कौन है? सर्पगंधा पादप है, हिमालय पर उगता है, और इसकी जो जीव हैं, एक इस साइड है, एक इस साइड है। इन दोनों पौधों में मान लो दूर दूर है, एक इस चोटी पर है क्योंकि हिमालय पर्वतमाला बहुत लंबी चौड़ी है, तो एक इस साइड उगा हुआ है, दूसरा दूसरी साइड उगा हुआ है। तो इन दोनों पौधों में जो केमिकल पाया जाएगा रेसरपिन, उसकी मात्रा और उसकी जो सांद्रता है और उसकी जो क्षमता है कार्य करने की, उनमें अंतर पाया जाएगा। इसी प्रकार भारत में हम बात करें तो 50,000 से अधिक बच्चों धान की जातियां पाई जाती हैं। बताओ धान की जातियां कितनी है? 50,000 से अधिक। और आम की जातियां भी कितनी है बच्चों?
अधिक हैं किसकी, आम की जातियाँ कितने से 1000 से अधिक आम की जातियाँ पाई जाती हैं। तो क्या पढ़ा बच्चों हमने कि जैव विविधता को जो शब्द है उसको विकसित करने का या प्रचलित करने का कार्य किसने किया है, वो किया है एडवर्ड विल्सन ने। और कितने प्रकार की जैव विविधता बताई, 3 स्तर की, 3 प्रकार की। सबसे पहले आनुवांशिक, एक ही जाति के जीवों में पाई जाएगी, एग्जाम्पल है रॉवोल्फिया वोमिटोरिया सर्पगंधा। दूसरा इसने बताया बच्चों जातीय स्तर पर या जातीय विविधता कह दें हम, है ना। और तीसरा बताया पारिस्थितिक विविधता। अभी आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ये लीजिए बच्चों, अब हमारे पास दूसरी हेडिंग आ गई है जिसका नाम क्या है बच्चों, जातीय विविधता, यानी कि जाति के स्तर पर। तो जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं बच्चों, जातीय विविधता कहते हैं। किसके स्तर पर पाई जाएगी, जाति के स्तर पर। ठीक, जैसे कि अब देखिए, मान लीजिए ये भारत है बच्चों, भारत का नीचे का मैंने स्थान बनाया है, इधर बच्चों गुजरात होता है और इधर वो पश्चिम बंगाल वगैरह होता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इधर है पश्चिम बंगाल। तो ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा क्या है, दिशा कौन सी होती है बच्चों, पूर्व, और इधर वाली दिशा मैप के अनुसार कौन सी होती है बच्चों, पश्चिम। तो इस स्थान को, पश्चिम दिशा में जो स्थान है बच्चों, ये जो एरिया है समुद्र किनारे, इसको कहते हैं बच्चों पश्चिमी घाट, जो भारत का ही भाग है, और इसको कहते हैं बच्चों हम पूर्वी घाट। कौन कौन से घाट हैं बच्चों, एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है हमारे पास पूर्वी घाट। तो अब हम क्या बात करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल देखेंगे कि पश्चिमी घाट पर, यानी इस वाले घाट पर उभयचर जीवों की जातियों में, इस वाले घाट पर उभयचर जातियों की जीव में पूर्वी घाट की तुलना में अधिक विविधता होना, ये पूर्वी घाट है बच्चों। इधर जीव जंतुओं की जो वेरिएशंस हैं वो कम है, और जो पश्चिमी घाट है उसमें जीव जंतुओं में विविधता अधिक पाई जाती है, यानी अधिक जातियां पाई जाएंगी। कुल मिला के बात ये, ठीक है बच्चों। पश्चिमी घाट पर उभयचर जो जीवों की जातियां हैं पूर्वी घाट की तुलना में अधिक विविधता, यानी कि यहाँ पर ज्यादा है। कौन सी साइड बच्चों, लेफ्ट साइड वाले पर। अगली तीसरी हेडिंग है बच्चों, किसके अनुसार, एडवर्ड विल्सन के अनुसार, जिसका नाम क्या है बच्चों, पारिस्थितिक विविधता। अब पारिस्थितिक विविधता यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर या पारितंत्र के आधार पर, तो पारितंत्र के स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिक विभिन्नता कहते हैं या विविधता कहते हैं। जैसे भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव वनस्पति है, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ है, आर्द्र भूमि, रामसर साइट वगैरह कहते हैं इनको, और ज्वार नदमुख यानी कि एस्ट्रुअरी आदि की विविधता नॉर्वे देश से अधिक है। नॉर्वे देश का पारितंत्र अलग होगा और इंडिया का जो पारितंत्र है वो अलग है। तो यहाँ दोनों पारितंत्रों की तुलना की जा रही है बच्चों, तो पारितंत्रों की तुलना के कारण इसको कहा पारिस्थितिक विविधता। तो बच्चों एडवर्ड विल्सन के अनुसार कितने प्रकार, 3। सबसे पहला आनुवंशिक, एक जाति के जीवों में, दूसरा हमारे पास जातीय, 2 जातियों के बीच में अंतर, और तीसरा है हमारे पास कौन सा, पारिस्थितिकीय, यानी कि पारितंत्र के आधार पर। पारितंत्र वाले में एग्जाम्पल क्या लेंगे बच्चों, 2 पारितंत्र ले लेंगे, एक नॉर्वे देश का, एक भारत का। दूसरा जाति है, तो जाति में क्या अंतर है बच्चों, तो उभयचर जातियों की पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट है उस पर उभयचर जातियों की जीवों में अधिक विविधता पाई जाती है। किसकी तुलना में, पूर्वी घाट की तुलना में। और पहला दावा हमारा आनुवंशिक या जीनों के कारण, यानी कि एक जाति के जीवों में, यानी कि 2 जीवों में, एक जाति के 2 जीवों में क्या अंतर है, उसको हम कह देंगे बच्चों आनुवंशिक विविधता। ठीक बच्चों, इतना आपको मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, जैव विविधता एक अति आवश्यक तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा, ये एक हेडिंग है बच्चों, इस पर बढ़िया प्रश्न बन सकता है। अच्छा, पिछले वाले जो स्लाइड थी उसमें से एक प्रश्न बन सकता है बच्चों, जो आनुवंशिक स्तर पर है जैव विविधता, उसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कौशलात्मक जो प्रश्न होता है बच्चों, थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है कि ऐसा मुद्दा क्यों है कि जो जैव विविधता है एक अति आवश्यक, बहुत जरूरी है और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा है, पूरा विश्व इस पर चिंता जताता है, तो ऐसा क्यों। तो आंसर देखिएगा बच्चों कि प्रकृति पर जो जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि उपस्थित जो जैव विविधता है को एकत्रित होने में लाखों वर्षों का समय लगा है। लाखों सालों में बच्चों ये जो हमारी धरती पर जो जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, इन सबको बनने में लाखों वर्षों का समय लगा है। ठीक बच्चों, और परंतु यदि जातीय जो क्षति है इसी दर से जारी रही, जिस प्रकार से हम जातियों को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को नष्ट कर रहे हैं, हर जगह मानव चाहता है कि मेरा कब्जा हो, तो जिस प्रकार से हम इन जैव विविधता को, जातीय समृद्धि को, जातीय विविधता को नष्ट कर रहे हैं, क्षति कर रहे हैं, तो ये संपदा जो है बच्चों 2 शताब्दी से भी कम, 1 शताब्दी मतलब बच्चों 100 वर्ष, तो 2 शताब्दी यानी लगभग 200 वर्षों में से भी कम समय में ये क्या हो जाएगी बच्चों, समाप्त हो सकती है। अतः
पृथ्वी पर जो जीवन है और रख रखाव के लिए है, इसका संरक्षण अति आवश्यक है। तो बच्चों लाखों करोड़ों वर्षों में इस जैव विविधता को प्राप्त किया है हमने, और हम जिस दर से, जिस स्पीड से इसको नष्ट कर रहे हैं, उसको देखते हुए हम मात्र और मात्र 2 शताब्दियों में, यानी कि 200 से कम वर्षों में इसको समाप्त कर देंगे। इसलिए हमारा अगर जीवन बचाया जाना चाहिए, बचा रहे धरती पर, इसके लिए बच्चों क्या करना है, इसके संरक्षण की अति आवश्यकता है। ठीक बच्चों, तो ये एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है, इसको आप एक बार जरूर देखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों अगले पेज पर, जो है हमारा, अब हम बात करेंगे बच्चों इस स्लाइड में कि जैव विविधता कितनी है। सबसे पहले जैव विविधता की हम बात करेंगे बच्चों कहाँ पर, इस पृथ्वी पर, यानी कि इस संसार में जो जैव विविधता है उसकी बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे बच्चों कि इसमें जो भारत है, जो अपना देश है भारत, इस पर कितनी जैव विविधता है। ठीक है बच्चों, पहले हम संसार की बात करेंगे और फिर हम भारत की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों संसार की बात कर लें कि पृथ्वी यानी कि विश्व पर जैव विविधता कितनी है। तो बच्चों 3 अलग अलग आंकड़े हैं, 3 अलग अलग हमारे पास डाटाज हैं। क्या है बच्चों, IUCN, अच्छा इंटरनेशनल, इसका IUCN का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल, आपसे ये पूछा जा सकता है बच्चों इसका पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, यानी संरक्षण के लिए, इंटरनेशनल यूनियन। अब ये तो क्या हो गई बच्चों, IUC, अब N लाना है। तो आपको छोटी क्लास में क्या होता था बच्चों, नेचर आया करता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमें चेंजेस दी गई हैं। क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, ऑफ नेचर। देखिए बच्चों ये N आ गया, तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड नया शब्द क्या है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्रकृति और जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें जो संसाधन दिए गए हैं उन सब का संरक्षण करना। ठीक है बच्चों, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, फॉर कंजर्वेशन के लिए, किसके लिए बच्चों, कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए, किसका, ऑफ नेचर, नेचर का, और नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी प्राकृतिक संसाधनों का। नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था। ये है हमारा किसका मतलब बच्चों, IUCN का। किसका मतलब है बच्चों, IUCN। तो IUCN के अनुसार क्या कहता है बच्चों, इसमें जंतु और पादप दोनों ही शामिल हैं। ये कहती है IUCN कि इस पृथ्वी पर 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन क्या है बच्चों, जातियां हैं, जैव विविधता है। कितनी, 1.5 मिलियन कह रहा है बच्चों IUCN। रॉबर्ट मे जो एक पारिस्थितिकविद हैं, प्रकृति के बहुत ज्ञाता हैं, इकोलॉजिस्ट, इन्होंने कहा है कि नहीं भाई 1.5 मिलियन नहीं, मेरे अनुसार तो 7 मिलियन, और 1 मिलियन में बच्चों 10 लाख होते हैं, इसलिए 70 लाख जीव जंतुओं की जातियां और पेड़ पौधों की जातियां पाई जाती है। कितनी, 70 लाख। 1.5 मिलियन, 7 मिलियन। आपको कौन सा याद करना है बच्चों, रॉबर्ट मे वाला स्पेशल केस। प्रश्न आएगा कि रॉबर्ट मे के अनुसार पृथ्वी या विश्व पर जैव विविधता कितनी है, तो आपको कर देना 7 मिलियन। कितने बच्चों, 7 मिलियन। मिलियन में नहीं हो तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों 70 लाख। और जो रॉबर्ट मे का जो आकलन दिया गया, रॉबर्ट मे ने अपना जो जातियां बताई, वो अधिक संतुलित और वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आकलन दिया। तो अधिक शुद्ध आकलन देने वाला कौन है बच्चों, रॉबर्ट मे। फिर कुछ चरम आकलन बताते हैं, चरम आकलन जो बताते हैं कि धरती पर या संसार में जो जैव विविधता है वो 20 से 25 मिलियन है। तो 1.5, आपको कितना याद करना है बच्चों, 1.5 मिलियन। ये किसके अनुसार है बच्चों, ये है हमारे IUCN के अनुसार। 7 मिलियन रॉबर्ट मे के अनुसार, और ये हमारे पास आया है 22 से 25 मिलियन। ये किसके अनुसार है बच्चों, कुछ चरम आकलन है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं। कैसे किया चरम आकलन, उसकी अभी हम बात करेंगे। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं, ये तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं, लेकिन इसमें भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो रॉबर्ट मे है। 7 मिलियन रॉबर्ट मे आए तो आपको एक समय के लिए 7 याद आ जाने चाहिए। रॉबर्ट मे 7 याद आना चाहिए। जीव जातियों की निर्धारित संख्या बता पाना नामुमकिन है। भाई एग्जैक्ट कितनी जीव जातियां हैं, एग्जैक्ट कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये बता पाना संभव नहीं है, नामुमकिन है। तथा कई जीव जातियों की जो खोज और व्याख्या है वो बाकी है। अभी भी हमारे आसपास ऐसी जातियां हैं, जैसे राजस्थान में नई मकड़ी खोजी गई थी, उसका नाम रखा गया, क्या पहले से बुक में थी, नहीं थी। तो इसी प्रकार बहुत सारी जीव जंतुएं लगातार बनती भी रहती हैं म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण। तो सबकी खोज हो पाना अभी संभव नहीं है। एक अनुमान है
उसके अनुसार उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल देशों की अपेक्षा शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट देशों में जातियों की खोज अधिक पूर्ण है। किसकी तुलना में बच्चों? उष्णकटिबंधीय की तुलना में शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जो एरियाज हैं, देश हैं, उनमें इनकी खोज ज़्यादा हो चुकी है। अर्थात उष्णकटिबंधीय की क्षेत्र की अनेक जातियों की खोज शेष है। अब बच्चों इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या है उष्णकटिबंध और क्या है शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। सही बच्चों? तो आपको मैं इस प्रकार समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी जगह है, ठीक बच्चों? देखिएगा ध्यान से। ये हमारे पास मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। क्या है बच्चों? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के सेंटर में आपको पता है ये है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है बच्चों? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा बच्चों। उत्तरी अक्षांश कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ की साइड है, ठीक। और इसी प्रकार यहाँ होगा बच्चों 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिण की तरफ, ठीक। चलिए अब मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, इसको रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर है, इसको हम कहते हैं बच्चों मकर रेखा। और कर्क रेखा और मकर रेखा के इस बीच वाले भाग को कहते हैं बच्चों उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं बच्चों इसको? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध का मतलब क्या है बच्चों? कटिबंध किसे कहते हैं? दो जो रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं हैं, उनके बीच का जो घिरा एरिया है, जैसे ये रेखा है 23.5 डिग्री, ये रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो दोनों रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा उसको कहते हैं बच्चों हम कटिबंध। और इसमें सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं, यानी कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मी होने के कारण इसको क्या कह दिया? उष्ण। तो यह हमारे नाम में हो गया उष्ण कटिबंध। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इस एरिया को कहते हैं बच्चों शीतोष्ण कटिबंध। इसको क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा बच्चों? शीतोष्ण। इसी प्रकार ये भी क्या है बच्चों? शीतोष्ण। और यहाँ जो बचता है बच्चों ये एरिया जो है, इसको कहते हैं हम शीत कटिबंध। अब बच्चों उष्ण कटिबंध एरिया की जो जातियां हैं वो अभी कम खोजी गई हैं, यानी इस एरिया में जातियों की खोज और बाकी है, जबकि शीतोष्ण जो कटिबंध है उनमें जातियों की खोज ज़्यादा हो चुकी है। मतलब वहाँ की खोज क्या है? अधिक पूर्ण है, मतलब पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको इस लाइन को दोबारा समझा देता हूँ। कहाँ है? ये रही भाई, समझ गए होंगे। देखिए एक अनुमान के अनुसार उष्ण कटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट देशों में जातियों की खोज अधिक पूर्ण है। इसकी तुलना में किसमें पूर्ण है बच्चों? शीतोष्ण वाली में। अर्थात उष्ण कटिबंध की अनेक जातियों की खोज अभी शेष है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा क्या है। रॉबर्ट मे के अनुसार उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में, बताओ रॉबर्ट मे याद आए तो कितना याद आ जाए बच्चों? 7। तो एक रॉबर्ट मे अनुसार लगा रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है बच्चों उनमें 7 गुना अधिक जातियां पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? जातियों की खोज बाकी है। कितनी जाति पाई जा सकती है? 7 गुना। और रॉबर्ट मे के अनुसार 7 मिलियन है। कहाँ पर बच्चों? विश्व में। ठीक है, आपको रॉबर्ट में याद आती ही 7 याद आ जाना चाहिए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे बच्चों, अभी 6ठी स्लाइड ही चल रही है हमारी, ठीक है ना बच्चों? थोड़ा जल्दी करते हैं, नहीं तो ऐसे तो 1.5 घंटे के आसपास वीडियो पहुंचेगा। अब देखिए वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया कि जो 20 से 25 मिलियन बता रहे हैं बच्चों कुछ वैज्ञानिक, चरम आकलन कि 20 से 25 मिलियन क्या है हमारे पास जैव विविधता है, इतनी प्रकार की जातियां। अब देखिए कि वैज्ञानिकों ने कीटों के समूह का गहन अध्ययन किया, कीड़े मकोड़ों को देखा, बहुत डिटेल्ड गहन अध्ययन कर रहे हैं, डिटेल्ड ज़्यादा डीपली जाकर, और उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण जातियों की संख्यात्मक तुलना करके, किसके बच्चों? उष्ण कटिबंध वाले की 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री कर्क और मकर रेखा के बीच की उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण जातियों की, ऊपर वाले की है ना, बीच वाले की कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, और उनके दूर वाला उस एरिया की जातियों की संख्यात्मक तुलना करके उनकी कीटों की संख्या का तुलना लगाई, किधर कितना है किधर नहीं है, के अनुपात को, कीटों के अनुपात को वो अप्लाई कर रहे हैं कहाँ? जंतु और पादपों में अनुमानित करके। पढ़ अध्ययन किसका कर रहे हैं? पढ़ किसको रहे हैं? कीटों को। उसको अप्लाई किस पे कर रहे हैं बच्चों? जंतु और पादपों पर। उसके अनुमान के आधार पर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया।
कुछ समझ में आया बच्चों? क्या शीतोष्ण में कितने कीट हैं, अपने पास उष्ण कटिबंध में कितने कीट हैं, उन कीटों का अध्ययन किया और उनको अप्लाई कर रहे हैं उस अध्ययन को पेड़ पौधों और जंतुओं पर, और उनके आधार पर अपना क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। और कितना आया अनुमान बच्चों? 20 से 25 मिलियन। पृथ्वी पर आंकलित जातियां निम्न प्रकार हैं। अब देखिए पृथ्वी पर जो आकलन किया गया वो जातियां कितनी हैं। सबसे पहले जंतु 70%, आपको 7 7 70 याद हो जाएगा बच्चों। जो कीट हैं, जंतु हैं, वो कितने हैं बच्चों? 70%। और पादप लगभग कितने हैं? 22%। कुछ की खोज बाकी है। पादप कितने हैं? 22। जंतु कितने हैं? 70। जंतुओं में सर्वाधिक कीट पाए जाते हैं। अगर इन जंतुओं की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा कौन है बच्चों? कीट। जंतु में सबसे ज्यादा कौन? कीट। जो संपूर्ण जीव जातियों में 70% से अधिक है। यानी कि जंतु कितने हैं बच्चों? 70%। और कीट कितने हो गए? उस 70% का 70%। मान लो 70% तो कीट हो गए बच्चों, इस 70% का भी 70% कौन है? कीट हैं। अर्थात 10 जंतुओं में से 7 तो क्या मिलेंगे बच्चों? कीट हैं। और याद करो कीट को हम कहाँ पढ़ते हैं बच्चों? ऑर्थ्रोपोडा संघ में। आर्थ्रोपोडा संघ है वो सबसे बड़ा संघ है जिसमें सारे क्या आते हैं? संधि युक्त उपांग वाले कीट आते हैं। तो सारे कीट आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा है सबसे बड़ा संघ। तो 10 में से 7 क्या मिलेंगे? कीट में शामिल है, जंतु। संसार में कवक जातियों की कुल संख्या जो है, यानी कि कवक ज्यादा है किससे? मछली से, उभयचर से, सरीसृप से और स्तनधारियों से अधिक हैं। जो कौन बच्चों? संसार में जो कवक जातियां हैं, कवक जातियां जो हैं वो मछली से, किससे बच्चों? मछली से, उभयचर से, मछली से, उभयचर से, सरीसृप से और स्तनधारियों से अधिक हैं। ये 3-4 पॉइंट है बच्चों। किस प्रकार आकलन किया, कितने जंतु हैं और कौन किससे ज्यादा है? कवक ज्यादा है बच्चों। अब देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, क्योंकि आपको 11th में बताया गया होगा PARAM। चलिए बच्चों, तो अब हम इस बार एक बार इस चित्र को देखते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा बच्चों, तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर है बच्चों कीट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकशेरुकी प्राणियों की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अकशेरुकी जो प्राणी हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स जो है उनकी बात करेंगे। तो बच्चों देखिए ये एक पाई चार्ट है और पाई चार्ट में लगभग 75% के आसपास एरिया को किसने घेरा हुआ है बच्चों? कीटों ने। तो भले ही हमें यहाँ अपनी एनसीईआरटी कह रही है 70%, 70% कह रही है, तो हम 70% से अधिक क्या है बच्चों? प्लस लगा हुआ है। 70% से ज़्यादा कौन है? कीट हैं। कुछ हैं उसके बाद मोलस्क हैं, क्रस्टेशिया हैं और अन्य प्राणी समूह हैं, ये अलग अलग हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको याद करना कीट हैं। कीट के बाद कौन हो गया बच्चों? अन्य प्राणी, क्रस्टेशिया और मोलस्का। अगर कशेरुकी में बात करें बच्चों, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो लगभग 50% कौन है बच्चों? मछलियाँ हैं, स्तनधारी हैं, पक्षी हैं, सरीसृप हैं, उभयचर हैं। ये परम पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज एंड मैमिलिया। सबसे ज़्यादा कौन है बच्चों? पिसीज हैं, मछलियाँ हैं। उसके बाद एम्फीबिया यानी उभयचर हैं, फिर सरीसृप भी हैं, एबीज हैं और स्तनधारी हैं। सबसे कम कौन दिखाई दे रहा है आपको? स्तनधारी दिखाई दे रहा है। और पादपों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन है बच्चों? कवक हैं। ये जो एरिया है वो कवक है। उसके बाद हमारे पास आवृतबीजी पादप हैं। आवृतबीजी पादप बोले तो बच्चों एंजियोस्पर्म प्लांट। उसके बाद देखिए आपके पास लाइकेन है, यहाँ पर शैवाल है, ये शैवाल के लिए है बच्चों, ये लाइकेन का थोड़ा सा एरिया है। मॉसेज हैं, फर्न है, यानी टेरिडोफाइट्स वगैरह हैं। तो ये है बच्चों हमारे पास। आपको नीट में देखना है ये, लेकिन 12th के अनुसार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये दो, इसमें भी बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने कीट वगैरह पाए जाते हैं ये आपको याद करना, बाकी ज़्यादा लोड आपको इसमें नहीं लेनी। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या कहती हैं कि जैव विविधता में प्रोकैरियोट्स को शामिल नहीं किया जाता। ये जो हम बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं बच्चों, इसमें केवल और केवल यूकैरियोटिक जीव शामिल हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, सब यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक को शामिल क्यों नहीं किया? दूसरी बात, क्यों नहीं किया उसका कारण देखते हैं। पहला कारण है, दूसरा कारण है, तीसरा कारण है। अब देखिए बच्चों, प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? आधे प्रकार की जीव है। और पहली बात आधे प्रकार की जीव, दूसरी बात यह है कि ये बहुत सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो हमें देखने में दिक्कत आ सकती है, और इनकी संख्या कई गुना हो सकती है अंदाज के अनुसार, और इनका आकलन एकदम 100% प्योर नहीं किया जा सकता। तो जीव वैज्ञानिकों
को यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। क्यों नहीं है? क्योंकि पारंपरिक जो वर्गीकरण के जो तरीके थे वो सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है। हम कहाँ माइक्रोस्कोप है अपने पास इतना ज़्यादा, माइक्रोस्कोप नहीं है। माइक्रोस्कोप में भी कुछ जीव नहीं दिखाई देंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो हमारे पास इतने उपकरण नहीं हैं कि हम समस्त जानकारी ले सकें जीवों की कि कितनी जातियां हैं सूक्ष्म जीवों की, क्योंकि बहुत छोटे हैं प्रोकैरियोटिक जीव। दूसरा, अनेक जातियां प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य नहीं है। अगर हम पकड़ भी लाएं तो उनको मर जाएंगे, उनका संवर्धन नहीं करा सकते। हर एक जीव का संवर्धन नहीं होता किसी संवर्धन माध्यम पर। यदि इन जातियों को समझने हेतु जैव रासायनिक या आणविक विधि DNA RNA से संबंधित विधि का यूज करते हैं तो इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। तो आपको ये याद करना है बच्चों कि प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल क्यों नहीं करता। आपको 2 पॉइंट याद करने हैं प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल नहीं करने के पीछे। पहला तो क्या है कि बच्चों इनकी संख्या कितनी हो सकती है, फिक्स अंदाजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो पारंपरिक वर्गीकरण की जो प्रणाली थी उसमें हम देखने में असमर्थ थे, पहचानने के लिए उचित साधन नहीं है। और दूसरा कि अनेक प्राणी जो है उनका संवर्धन हो ही नहीं सकता। और तीसरा बच्चों कि इनके लिए अगर हम यूज करें कि किसका, रासायनिक या आणविक आधार पर या आणविक विधि का यूज करते हुए इसका अध्ययन करें तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो कि लाखों में पहुंच सकती है। ठीक बच्चों, भारत में जैव विविधता, ये तो संसार में थी बच्चों। संसार में जैव विविधता को देखा कि 70% जीव हैं, 70% जंतु हैं, 22% क्या है बच्चों, पौधे हैं। ये परसेंट में है बच्चों, ये भी 70%। इस 70% के 70% कौन है, कीट हैं। कौन है बच्चों, कीट हैं। और ये तो हमने देख ही लिया। पादप में सारे पादप की बात कर ली, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब की बात करते, फर्न आए, मोसेज आए, है ना। कीट आ गए बच्चों, कीटों में भी हमने देख लिया, कशेरुकी की देख लिए, अकशेरुकी की देखे चार्ट में, पाई चार्ट में, और हमने देखे पादप। तो ये संसार की बात थी। अब बात करेंगे बच्चों भारत में। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.4% है। बताओ संसार का क्षेत्रफल की तुलना में केवल भारत में कितना है, 2.4%। परंतु इसकी जो वैश्विक जातीय विविधता है यानी कि जैव विविधता है वो 8.1% है। कितनी बच्चों, 8.1% है। ठीक है बच्चों। तो एरिया तो कितना है बच्चों, क्षेत्रफल देखें तो 2.4% है विश्व का, लेकिन जैव विविधता 8.1% है। ये आपको इंपोर्टेंट याद करना है कि कितने क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कम है लेकिन यहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि भारत संसार के 12 महाविविध देशों में से एक है। यानी कि 12 विश्व में ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और उन देशों को कहते हैं बच्चों महाविविध देश, मेगा डाइवर्सिटी वाले देश। ब्राज़ील वगैरह में बहुत ज़्यादा है बच्चों। ठीक, तो भारत में भी ज़्यादा होने के कारण 12 महाविविध देशों में भारत को शामिल किया गया। क्यों? तो आपको रीजन देना है कि क्षेत्रफल तो भारत का 2.4% है विश्व की क्षेत्रफल का, है ना। और उसमें बात करें कि जैव विविधता कितनी है तो आपको याद रखना है 8.1% है। इसी कारण इसको शामिल किया गया है। भारत में पादप की जात बात सुने बच्चे एक बार, 70% जीव विश्व में, 22% पौधे विश्व में, 70% कीट संसार में थी। अब भारत में बात करें तो पादप जातियां 45,000 भारत में बात करें बच्चों, पादप जातियां 45,000, जंतु जातियां लगभग दोगुनी यानी कि 45 का लगभग दुगुना 90,000। ठीक है बच्चों, आगे चलता हूं मैं। आपको ये याद कर लेना है कितनी जैव विविधता कहां पर है। ठीक, अब देखो कितनी परसेंट थी बच्चों पादप विश्व में, 22%। अब देखो 22 यहां पे काम आएगी। रॉबर्ट में कहता है कि 22% जातियां ही खोजी गई हैं। भारत की बात कर रहे हैं। संसार में कितनी बताई बच्चों विश्व में जैव विविधता, रॉबर्ट में ने 7 मिलियन, पेड़ पौधे प्लस जीव जंतु 7 मिलियन बताए। और क्या कहा इसने, 7% मतलब अभी 7 गुनी खोज बाकी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। 7 ये 3 का गुणा आ गया प्लस 1 कर देना है, 22%। तो रॉबर्ट मे के अनुसार 22% जातियों की खोज हो गई है भारत में। कितने परसेंट, 22%। बाकी कितनी है तो कि पादप 1 लाख से ज़्यादा बाकी है। क्या बोला, पादप 1 लाख से ज़्यादा और जंतु 3 लाख से ज़्यादा बाकी है। कितने खोजी गई तो हमने देखा पादप तो खोजे गए हैं बच्चों 45,000 जातियां हैं, है ना। पेड़ नहीं है बच्चों, पेड़ 45,000 तो हमारी जंगल में है भाई। जंतु कितने, 3 लाख। और कितने थे बच्चों, अभी तक 90,000 जातियां हैं। ये इतनी खोजी जा चुकी हैं और इतनी खोजी जानी बाकी हैं। कि ये कितनी खोजनी बच्चों, 22% खोजी जा चुकी है। ये कह रहा है रॉबर्ट मे। आपको डाटा थोड़ा सा याद करना है, रॉबर्ट मे वाला डाटा स्पेशली याद करना है। कभी भारत की संपूर्ण जैव विविधता को नहीं खोजा जा सकता। क्या कभी खोज सकते हैं पूरी जैव विविधता? नहीं। क्यों? तो कारण सुनिए। पहला, इस कार्य में प्रशिक्षित लोगों की
मेरे जैसे लोगों की, आपके जैसे लोगों की है जरूरत पड़ेगी और समय की आवश्यकता होगी। टाइम इतना ही है, नहीं तो मैं डेली वीडियो बना देता। सही बात है कि नहीं भाई? बिल्कुल। तो इस कार्य में प्रशिक्षित लोगों की और समय की आवश्यकता होगी। एक एक जीव को देखा जाएगा, परखा जाएगा, ये पहले खोजा जा चुका है या नहीं, इस चीज़ का पता लगाएंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। और लोग कैसे चाहिए? प्रशिक्षित, ट्रेंड होने चाहिए। मैं जैसे जाऊँ तो मैं भी इतना ट्रेंड नहीं हूँ कि मैं जैव विविधता में कोई नई जाति खोजूँगी, मुझे पता नहीं कौन कौन सी खोजी जा चुकी हैं। हम तो जानते भी नहीं भाई पौधों को कि ये कौन सा है। रियलिटी तो ये है, अनेक जातियाँ खोज से पहले ही विलुप्त हो रही हैं। नई जाति बनी है, जो खोजी जाएगी उससे पहले ही वो सुलट जाती है, मर जाती है, तो उसकी विलुप्त हो रही है। इसी कारण ये कहा गया है कि प्रकृति का जो जैविक पुस्तकालय है, इस पृथ्वी को, इस संसार को क्या कह दिया बच्चों? एक पुस्तकालय। तो जैविक जो पुस्तकालय है उसमें संग्रहित पुस्तकों, नई जाति को क्या कह रहा है बच्चों? पुस्तकों के शीर्षकों, नई जाति का अभी नाम नहीं दिया, यानी कि शीर्षक नहीं दिया, यानी लिखा गया नहीं है, वो सूचीबद्ध करने से पहले ही नष्ट हो रहे हैं। इस प्रकृति को माना है कि किताब है। इस प्रकृति को क्या मान लिया बच्चों? कि ये किताब हो गई हमारे पास, पुस्तकालय हो गया, किताबों का स्थान। उसमें जो संग्रहित पुस्तक हैं, यानी कि जो हमारे पास पुस्तक का संबंध किससे लिया बच्चों? पुस्तक, उपमेय उपमान अलंकार चल रहा है बच्चों हिंदी वाला। पुस्तकालय किसको माना है? संसार को। उसमें पुस्तक किसको कहा है? उस जाति को। उसमें शीर्षक किसको कहा है बच्चों? उसको नाम जो देते उसको कहा है। तो सूचीबद्ध करने से पहले ही नष्ट हो रहे हैं, यानी कि इस प्रकृति में जाति बनती है, उसकी खोज नहीं होती, उससे पहले सुलट जाती है। तो पुस्तकालय में शामिल जो पुस्तक है उसका शीर्षक नहीं आ पाता, उससे पहले ही वो विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्यों कहा गया है? समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि उससे पहले ही वो नष्ट हो जाती है। अब चलते हैं बच्चों, अब है हमारे पास बच्चों जैव विविधता के पैटर्न या प्रतिरूप। पैटर्न, ठीक है बच्चों, पैटर्न। तो हमें जैव पता है कि जैव विविधता के 2 पैटर्न हैं। कौन कौन सी? यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, और यहाँ से मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बाद में करा दिए जाएंगे। देखिए, जंतु एवं पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान नहीं होकर असमान वितरण दर्शाती है। भाई हर जगह सेम जैव विविधता बांटी हुई नहीं है। कहीं टेम्परेचर डाउन है तो वहाँ की जैव विविधता, पेड़ पौधे अलग हैं, जंतु अलग हैं। कहीं गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ की जैव विविधता का टाइप अलग है। अब इसके कितने प्रतिरूप हैं बच्चों? 2 प्रतिरूप हैं। पहला है अक्षांशीय प्रवणता और दूसरी जातीय क्षेत्र संबंध। बड़ी इजी है बच्चों, बस आपको ये नाम देख के डर लगता है, ये यार ये क्या है? जातीय क्षेत्र संबंध, स्पीसीज एरिया रिलेशन। सिंपल है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। अक्षांशीय प्रवणता, ये कौन सी नई चीज आ गई है ना? तो अब हम देखते हैं सबसे पहले अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने कहा था ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा कह दो, इक्वेटर कह दो, ठीक। यहां से ऊपर जाएंगे अपन ध्रुवों की तरफ, इसको कहते हैं बच्चों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हमारा हो गया बच्चों नॉर्थ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया हमारा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट कुछ नहीं, इंडिया इज द बेस्ट। अब देखो क्या कह रहा है, अक्षांशीय प्रवणता। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे जैसे हम अक्षांशों पर चढ़ते हैं, ये देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश थी, इधर हम चल रहे हैं, यहाँ पर 23 डिग्री आएगी, 1 2 3 4 सब होंगी बच्चों, यहाँ पर जाकर 90 होगी, ठीक। इसी प्रकार 1 2 3 4 यहाँ होगी और 90 डिग्री जाकर यहाँ हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम अक्षांशों से चढ़ते या उतरते हैं, हम ऊपर चल रहे हैं अक्षांशों पर, पहला अक्षांश, दूसरा अक्षांश, तीसरा, हर जगह, तो उसमें क्या होगा बच्चों, जैव विविधता में चेंज आएगा। क्या कहा? जैसे कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, घर का काम है। इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, या इस भूमध्य रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जैव विविधता में चेंज आएगा, बायोडाइवर्सिटी चेंज होगी। अब कैसे होगी वो देखिए आप। तो देखिए पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर, ये अक्षांश बच्चों, ये क्यों है? अक्षांशीय रेखाएं। तो अक्षांशों पर जैव विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता, यानी कि उतार चढ़ाव पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं अक्षांशीय प्रवणता। जैसे जैसे हम अक्षांश चेंज करते हैं, जैव विविधता चेंज होगी। यहां से जैसे जैसे ऊपर और नीचे चलेंगे, जैव विविधता में चेंज होगी, इसी को कहते हैं अक्षांशीय प्रवणता। जैसे ही अक्षांश चेंज, जैव विविधता चेंज, ठीक। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ये देखिए बच्चों भूमध्य रेखा, ये जा रहे हैं अपन ध्रुवों पर, ध्रुवों की ओर जाने पर जातीय विविधता घटती है। यहां से ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता क्या होगी? कम होगी। यानी कि जो अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे थे, पेड़ पौधे जा रहे थे,
वो संख्या कम होती चलेगी। कब? ऊपर जाएंगे तब भी और नीचे जाएंगे तब भी। तो क्या है, मतलब क्या निकला, जैसे ही हम अक्षांश चेंज करेंगे जैव विविधता में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? तो यहाँ हमने देखा कि जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, देशों में है, और जैसे इस भूमध्य रेखा से हम ऊपर या नीचे जाएंगे यानी कि दूर होंगे, वैसे ही जैव विविधता में क्या आएगा बच्चों? कमी आएगी। ठीक, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में क्या होती है बच्चों? घटती है। यह आपको रिक्त स्थान में भी आ सकता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेशों तो अधिक जातियां पाई जाती हैं। इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण और शीत दोनों ही कटिबंधों से अधिक जातियां पाई जाएंगी। क्यों? अभी कहा है जैसे दूर जाएंगे जैव विविधता कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ब्लैक ले लेते हैं। कोलंबिया देश जो भूमध्य रेखा के पास है। अब आपको पता चल गया कि ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ अगर कोई देश है तो वहाँ जैव विविधता अधिक होगी, जातियों की संख्या अधिक होगी। किसकी तुलना में? इधर कोई देश हो उसकी तुलना में, इधर कोई देश हो उसकी तुलना में यहाँ पर अधिक जातियाँ पाई जाएंगी। एग्जाम्पल से समझना, आपको याद नहीं करना। तो देखिए कोलंबिया देश मान लो यहाँ है भूमध्य रेखा के बगल में, तो यहाँ पर देखिए 1400 पक्षी जातियाँ पाई जाती है। पक्षी जातियों की बात कर रहे हैं, 1400। कितनी बच्चों यहाँ पर? 1400। कौन से देश में? कोलंबिया। कहाँ है? भूमध्य रेखा के पास में। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, ये तो 0 डिग्री अक्षांश है बच्चों, 41 मान लिया यहाँ है, तो यहाँ पर पक्षियों की जातियाँ कितनी हो गई बच्चों? 105। क्या जैव विविधता में कमी हुई? बिल्कुल हुई। ग्रीनलैंड, अब ये कहाँ बच्चों? इधर है बिल्कुल 71 डिग्री पर। 71 डिग्री कहाँ? उत्तरी अक्षांश पर। केवल कितनी? 56 पक्षी जातियाँ पाई जाती। कितनी होगी बच्चों? 56। यहाँ 1400, 105, 56। और भारत, इसका अधिकांश भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत अधिकांश कहाँ है बच्चों? इस उष्णकटिबंधीय में आता है। यहाँ पर पक्षी कितने? 1200। भारत में 1200। भूमध्य रेखा पर कौन था? इक्वाडोर। कौन है बच्चों? कोलंबिया। इक्वाडोर नहीं बच्चों, कोलंबिया जो देश है उसमें कितनी? 1400। जैसे ही हम गए ऊपर की ओर, न्यूयॉर्क पर 105 हो गई, और जैसे ही गए ग्रीनलैंड पर कितनी हो गई? 56। आपको ये डाटा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा कर लेना कि भारत में कितने पक्षी पाई जाती हैं? जातियाँ, पक्षी नहीं, पक्षियों की जातियाँ कितने? 1200। ठीक बच्चों, क्योंकि सारा डाटा याद नहीं होना, ये भी तय है। समझ में आई होगी बच्चों अक्षांशीय प्रवणता क्या है। जैसे ही अक्षांशों में चेंज होंगे जैव विविधता चेंज होगी। दूसरा एग्जाम्पल, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है कि जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। अमेजन है ना, अमेजन जो वर्षावन है बच्चों कहाँ आता है? ये कहाँ आता है बच्चों? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में है, और यहाँ पर जैव विविधता, पृथ्वी पर जो जैव विविधता है वहाँ से सबसे अधिक है। क्या रीजन है? अभी हम बात करेंगे। नोट, अमेजन वर्षावनों में एक अनुमान के अनुसार कम से कम 2 लाख कीट जातियां खोजना और पहचानना बाकी है। सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जा रही है अमेजन वर्षावन में। अमेजन वर्षावन कहाँ है बच्चों? दक्षिणी अमेरिका में। फिर भी यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम 2 लाख कीट जातियां जो है वो खोजी जानी बाकी हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता का कारण क्या है। हमने देखा बच्चों उष्णकटिबंध है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का एरिया, और भूमध्य रेखा आई रही है बीचों बीच, तो यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा है ऊपर और नीचे की तुलना में, यानी शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध की तुलना में। इसका रीजन क्या है? तो यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? देखिए, पहला जातीय उद्भवन का शीतोष्ण क्षेत्र में, ये देखिए बच्चों मैं बता ही देता हूँ, ये हमारा उष्णकटिबंध है बच्चों। कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से यहां तक का बच्चों हमारा है शीतोष्ण कटिबंध, और बच्चों ऊपर का आता है हमारे पास शीत कटिबंध। तो हमें किसकी बात कर रहे हैं? इस एरिया की बात कर रहे हैं बच्चों। यहां पर जातियां क्यों ज्यादा बनती हैं इस एरिया में? तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। अब जातीय उद्भवन शीतोष्ण क्षेत्र की तुलना में, ये शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण है, ये कौन है बच्चों? उष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण क्षेत्र में 2 बार आ गया, बार बार हिमनदन होता रहता है। शीतोष्ण एरिया बच्चों सर्दी ज्यादा होती है तो बर्फ जमा होती है। हिमनदन मतलब जो हिम के नद है, मतलब ग्लेशियर, हिम के जो पहाड़ हैं ग्लेशियर हैं वो टूटते होते हैं। और जबकि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत यहाँ आएगा बच्चों अबाधित रहा है। क्या रहा बच्चों? अबाधित रहा है, जिसके कारण जाति विकास और जो विविधता है के लिए बहुत समय मिलता है। यहाँ पर बच्चों बार बार ग्लेशिएशन होता है, जो बर्फ के पहाड़ हैं वो टूटते हैं
और जातियों को नष्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आता, अबाधित रहता, इसलिए यहाँ पर जो जातीय उद्भवन है उसके लिए टाइम ज़्यादा मिलता है। ठीक बच्चों, तो मेरे ख्याल से बच्चों पहला रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आते, कोई हिमनदन नहीं होती, कोई ज़्यादा बाढ़ बाढ़ की क्रिया नहीं होती, इसलिए यहाँ पर अधिक टाइम मिला। और टाइम का ही तो खेल है सारा, टाइम ज़्यादा मिला तो जैव विविधता अधिक बने, टाइम कम मिलेगा तो जैव विविधता कम बनेगी। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। दूसरा, कम मौसमीय परिवर्तन, यानी कि इस क्षेत्र में मौसम में जो चेंजेस आते हैं वो कम आते हैं। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मौसम कम परिवर्तित होता है, अतः यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण, निकेत क्या है बच्चों, जिस आवास में जीव जंतु निवास करते हैं उसको हम कहते हैं निकेत, और इसकी इंग्लिश होती है बच्चों निके। क्या है बच्चों, निके, नीच। निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है, यानी मौसम में कम चेंजेस आए तो निकेत विशिष्टीकरण जीवों के अनुकूल वातावरण को निर्मित करता है, पारितंत्र का निर्माण करता है, जिससे अधिक जातीय विविधता उत्पन्न होती है। क्या होती है बच्चों, अधिक जातीय विविधता उत्पन्न होती है। टाइम का खेल है बच्चों, कम मौसम में परिवर्तन हुआ। ठीक, और तीसरा रीजन है बच्चों अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति, यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। जब अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होगी, धूप ज़्यादा प्राप्त होगी बच्चों, तो धूप के कारण प्रकाश संश्लेषण करेंगे, नए नए जीव बन पाते हैं बच्चों। तो यहाँ क्या होगी बच्चों, अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति। तो क्या कितने कारण है बच्चों, 3। जैव विविधता के प्रकार कितने थे बच्चों, 3। जैव विविधता के प्रतिरूप कितने हैं बच्चों, 2। पहला अक्षांशीय प्रवणता, जैसे ही अक्षांश से ऊपर नीचे जाते हैं बच्चों तो जैव विविधता में क्या होती है, चेंजेस आते हैं। जैसे ही जैव विविधता में कैसे चेंजेस आएंगे, जैसे हम भूमध्य रेखा पर ऊपर या नीचे जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटती जाती है। ठीक है बच्चों, अब इसके रीजन क्या था कि यहाँ पर ज़्यादा थी। तो पहला जातीय उद्भवन, यानी कि जातीय उद्भवन के लिए टाइम ज़्यादा मिला उष्ण कटिबंध में, कम मौसमीय परिवर्तन और अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति। ये 3 रीजन है बच्चों जिसके कारण यहाँ पर अधिक जातियाँ बन पाती हैं, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक बच्चों, तो ये हमारी पहली हेडिंग थी, वो कंप्लीट हो गई है। पहली हेडिंग कौन सी, अक्षांशीय प्रवणता। अब दूसरी हम पर चल रहे हैं बच्चों जातीय क्षेत्र संबंध। जातीय क्षेत्र संबंध, स्पीसीज एरिया रिलेशन। एरिया का संबंध किससे, स्पीसीज यानी कि जाति से। देखिए ये एरिया है बच्चों, एरिया ए, और एक एरिया मैंने इसी को बढ़ाकर कर दिया बच्चों एरिया बी। अब आप मुझे बताइए, किसी जंगल में मैं इतने से एरिया में घूमूं, हो सकता है मुझे 10 जानवर मिले, और इसका मैं एरिया बढ़ाऊं तो हो सकता है मुझे यहाँ पर 20 प्रकार के प्राणी मिले, जानवर मिले, पेड़ पौधे मिले। तो जैसे ही मैं एरिया बढ़ाऊंगा बच्चों, क्या बढ़ाऊंगा, एरिया, बोले तो क्षेत्रफल, तो स्पीसीज क्या होंगी, बढ़ेंगी। एरिया स्पीसीज, तो वही है बच्चों स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। जैसे ही मैं एरिया बढ़ाऊंगा स्पीसीज की संख्या बढ़ेगी। यही बता रहा है कौन, एक वैज्ञानिक जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मनी का है। कहाँ का बच्चों, जर्मनी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका, फिर आगे बच्चों दक्षिणी अमेरिका, अमेजन वर्षा वन कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, दक्षिणी अमेरिका के जंगलों का गहन अध्ययन किया और दर्शाया कि किसी क्षेत्र की कुछ सीमा तक अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर, किसी क्षेत्र की अन्वेषण सीमा बढ़ाई जाए, यानी खोज करने के लिए एरिया बढ़ाया जाए, तो जातीय समृद्धि भी बढ़ती है, जातियों की संख्या भी बढ़ती है। कब, जब हमारा अन्वेषण यानी कि खोज का एरिया बढ़ाया जाए। पहले हम इतने से में अध्ययन कर रहे थे, अब हम इतने में अध्ययन करेंगे, तो अन्वेषण का एरिया, अन्वेषण बोले तो रिसर्च, उसका जैसे एरिया बढ़ाएंगे तो बच्चों क्या होगा, जातीय क्षेत्र संबंधी जो है यानी कि जो जातीय समृद्धि है वो बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ाओ, जाति बढ़ेगी। ठीक, अब आगे देखो क्या कह रहा है बच्चों, आगे ये कह रहा है कि जातीय समृद्धि तथा वर्गीकरण पद जीव समूह के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार अतिपरवलय। अब आपको ये शब्द याद करना है बच्चों कि आयताकार अतिपरवलय जो है वो ग्राफ प्राप्त होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है आयताकार अतिपरवलय का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक बच्चों, लोग पैमाने पर अगर हम इस संबंध को निकाला जाए, अब ये आपको थोड़ा सा डाटा याद करना है बच्चों कि लोग पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है। अगर लोग पैमाने की बात करें तो ये जो जातीय क्षेत्र संबंध आएगा बच्चों, देखो जातीय समृद्धि बढ़ी क्षेत्र बढ़ाने पर, जैसे एरिया बढ़ाएंगे, जैसे एरिया बढ़ाया तो जातियों की जो संख्या है, समृद्धि है, वो बढ़ रही है बच्चों। तो लोग पैमाने पर कैसा प्राप्त होगा, सीधी रेखा। और इसका ग्राफ कैसा आता है, तो यह है आयताकार अतिपरवलय। इस शेप को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ठीक बच्चों, यानी कि संबंध सीधी रेखा पर दर्शाता है। अब आपको याद रखना है बच्चों, इसके लिए सूत्र है log s इज इक्वल टू, अच्छा इसके लिए जो समीकरण आई बच्चों ये क्या थी, s इज इक्वल टू सी ए और a की पावर में कौन है बच्चों z। अब मैं जैसे इसका log लूंगा यानी log लेने पर तो बच्चों ये हो जाएगा log s इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट होता है उसको अपन log के साथ लिखते हैं log c, प्लस जो घात में होता है वो आगे आ जाता है बच्चों log, यानी कि z log a। तो ये समीकरण बन गई log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो इस समीकरण से हमने log में लिया है इसका, तो log s इज इक्वल टू log c और z आगे आ जाता है बच्चों, जो घात में होता है वो आगे आता है, तो जो z log a। इस प्रकार आपको सूत्र याद करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको क्या याद करना है, s फॉर स्पीसीज है, c फॉर क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पर s फॉर वो है, और सिविलाइजेशन। z का मान जो है बच्चों, इस z की अगर बात करें हम, z की बात करें तो z का मान जो है वो यहाँ पर कितना आना चाहिए बच्चों, इसमें जातीय क्षेत्र संबंध में 0.1 से 0.2 की रेंज में होता है। कितना, 0.1 से 0.2 की रेंज में होता है। और अगर ये छोटे से एरिया के लिए, और अगर हम एरिया बढ़ाते हैं किसी बड़े समूह के लिए या बड़ी क्षेत्र के लिए, जातीय क्षेत्र संबंध के लिए, जो z का मान है बच्चों वो चेंज हो जाता है। और कितना आता है, ये यहाँ पर पूर्ण विराम है बच्चों, ये आएगा 0.6 से 1.2, 0.6 से 1.2। तो आपको दोनों डाटा याद करनी है कि नॉर्मली z की रेंज कितनी होती है, वो होती है 0.1 से 0.2। और अगर एरिया बढ़ाया जाए, एरिया बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों, ये जातीय क्षेत्र संबंध एरिया बढ़ाने पर बड़ा एरिया होगा तो इसका z का मान आएगा 0.6 से 1.2। जैसे कि कब, फलाहारी एक एग्जाम्पल है, फलाहारी पक्षी, किसकी बच्चों, फलाहारी पक्षी जो फल खाती है, और स्तनधारियों की अगर z का मान देखा जाए तो 1.15 आता है। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों आपको रटने वाला डाटा है ना। तो अब ये जो बात बच्चों जातीय क्षेत्र संबंध है ना, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। जातीय क्षेत्र संबंध क्या है, तो मैंने बताया आपको क्या याद करना है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, जर्मनी का है, दक्षिण अमेरिका में अध्ययन कर रहा है। और क्या कर रहा है, जैसे मैं एरिया बढ़ाऊंगा अन्वेषण के लिए वैसे ही जातीय समृद्धि बढ़ती है। इसने एक समीकरण दी, अच्छा कैसा ग्राफ आता है, आयताकार अति परवलयकार। एक समीकरण दी क्या थी, s इज इक्वल टू सी ए की पावर z, ए की पावर z। जैसे इसको मैंने log में चेंज किया, log s इज इक्वल टू log c प्लस a z log a। ठीक बच्चों, कितना मान आता है, 0.1 से 0.2। अगर एरिया बढ़ाया जाए तो z का मान कितना हो जाएगा, 0.6 से 1.2। कुछ इसमें ये था, फलाहारी के लिए कितना आएगा, 1.15। आगे चलते हैं बच्चों कि जो जातीय है, जातीय पारितंत्र है ना, जातीय विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है। तो उत्पादकता, देखिए जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व कि जाति जितनी ज़्यादा होगी उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इस सब की बात करेंगे। तो जाति विविधता का पारितंत्र में क्या योगदान है, तो सबसे पहले ये बच्चों प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। प्रयोगकर्ता हैं जो है वो डेविड टिलमैन है। कौन है बच्चों, डेविड टिलमैन वैज्ञानिक है। इन्होंने प्रयोगशाला के बाहर भूखंडों पर लंबे समय तक पारितंत्र पर प्रयोग किया। प्रयोगशाला में नहीं किया, प्रयोगशाला से बाहर किया। क्या कह रहे हैं, किस पर अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, बाहर के भूखंडों पर, यानी जमीन पर अध्ययन कर रहा है। और इन्होंने देखा कि अधिक जातियों युक्त भूखंडों पर, एक भूखंड ये है, एक भूखंड ये है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसमें जातियां जो है बच्चे बहुत ज़्यादा है, जबकि इसमें जो जातियां वो है मान लिया कम है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अधिक जातियों युक्त भूखंडों ने, इसने साल दर साल जैव भार में कम विभिन्नता दर्शाई। यानी कि इसकी जो उत्पादकता थी, क्या थी बच्चों, उत्पादकता थी। भाई जैव भार, उत्पादकता को किस में मापेंगे, जैव भार में। जो वजन है, जो प्रोडक्टिविटी आ रही है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अधिक जातियां हैं तो अधिक जैव भार देंगी। मतलब इस समय जो जैव भार बन रहा था प्रति साल, हर साल, उसमें अंतर बहुत कम था। यानी कि जितना एक साल में प्रोडक्शन किया उतना ही अगले साल, उतना ही तीसरे साल, उतना ही चौथे साल। किसकी तुलना में, कम जातियों की तुलना में। ठीक है, एक बार दोबारा देखिएगा। बाहर भूखंडों पर प्रयोग कर रहे हैं और इन्होंने देखा कि अधिक जातियों युक्त भूखंडों ने साल दर साल जैव भार में कम विभिन्नता दर्शाई और जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता भी बढ़ती है। जहाँ पर जातियाँ ज़्यादा है, जैव विविधता ज़्यादा है, बाकी उत्पादकता ज़्यादा है। किसकी तुलना में, जहाँ पर जातियाँ कम है। ठीक बच्चों, ये कह रहे हैं कौन, डेविड टिलमैन। तो पहला हो गई उत्पादकता, अगर जातियाँ ज़्यादा हैं तो बाकी उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक, अब तो 100% बच्चों, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा, जैव विविधता ज़्यादा, उत्पादकता बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बढ़ेगा। स्थिरता, कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होंगी वह पारितंत्र अधिक स्थिर होता है। जहाँ पर जैव विविधता जहाँ पर है वहाँ पर वो जो है
पारितंत्र वो अधिक स्थिर होता है। वहाँ पर अगर चेंजेस होते हैं तो चेंजेस के कारण कुछ पौधे मर जाएंगे लेकिन कुछ जिंदा रहता है। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, अधिक स्थिर होता है। एक स्थिर समुदाय की विशेषताएं अब आपको ये याद करनी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। सब तो इंपॉर्टेंट बताई नहीं है मैंने, कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट बताई हैं। स्थिर समुदाय कैसे कहेंगे? जिसकी उत्पादकता में साल दर साल अधिक अंतर नहीं आता। ये वाली बात आ गई बच्चों, उत्पादकता में अंतर नहीं आएगा। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित जो बाधा है उसको रोकने वाला होना चाहिए, यानी कि वो भी उसका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगी। विदेशी जातियों का जो आक्रमण होगा उसको रोकने वाला होना चाहिए। और जातीय समृद्धि, पहला है उत्पादकता। क्या महत्व है पारितंत्र में? पहली उत्पादकता बढ़ती है, दूसरी है स्थिरता। फिर स्थिरता में पड़ी कि स्थिर पारितंत्र की क्या विशेषता है, स्थिर समुदाय की। तीसरा है बच्चों जातीय समृद्धि, कि इससे पारितंत्र अच्छा बना रहता है। तो ये 3 पॉइंट है बच्चों इसमें। अब हम अगले स्लाइड की तरफ चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं बच्चों। अगले बच्चों हमारे पास रिबेट पोपर परिकल्पना। रिबेट पोपर परिकल्पना, रिबेट पोपर परिकल्पना किसने दी बच्चों? पॉल एहरलिख ने। किसने बच्चों? पॉल एहरलिख ने। अब ये आपको 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि रिबेट पोपर परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई या प्रतिपादन इसका किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है पॉल एहरलिख। अब इसने क्या किया बच्चों? पारितंत्र की तुलना की हवाई जहाज से। जो पारितंत्र है जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसकी तुलना किससे कर रहा है बच्चों? ये कर रहा है इस एरोप्लेन से, इस एरोप्लेन से। ठीक है, पारितंत्र की, रुक जाओ बेटा। प्रजातियों की तुलना, इसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसकी तुलना किससे कर रहा है बच्चों? इन कीलों से कर रहा है। जो कील लगे हुए हैं, कीलक कह दो, कीलक कह दो, रिबेट कह दो। ठीक। और मुख्य जातियां जो मेन स्पीसीज हैं उसकी बात करेगा इस पंखों के रिबेट से। किससे बच्चों? पंखों के रिबेट से। तो आपको ये याद करना है कि किसकी तुलना किससे की है। पारितंत्र की तुलना तो की है बच्चों। आपको ये कलर विजिबल है क्या? नहीं है, चेंज कर लेते हैं, घर का काम है। पारितंत्र की तुलना वायुयान से कर रहा है, तो ये पारितंत्र है, इसकी तुलना वायुयान से। प्रजातियों की तुलना, जो नॉर्मल जो प्रजातियां पाई जाएंगी उसकी कीलक से। किसके? जो नॉर्मल कील लगी हुई है उनसे। लेकिन जो मुख्य जातियां उनकी पंखों पर जो कील लगी हुई है, स्क्रू लगे हुए हैं, उनसे तुलना कर रहा है। तो स्क्रू, पंखों के स्क्रू, पंखों के रिबेट, कीलक, उसकी तुलना मेन जो प्रजाति है उससे। नॉर्मली जो स्क्रू लग रहे हैं उनकी जातियों से, नॉर्मल जातियों से। और पूरे वायुयान की तुलना कर रहा है पारितंत्र से। ठीक। अब क्या कहता है ये? पहला, कि एक वायुयान यानी कि पारितंत्र के हजारों रिबेटों यानी कि जातियों द्वारा सभी भागों को जोड़ा जाता है। यानी कि एक पारितंत्र में कई प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, जिस प्रकार से कीलों द्वारा किसको जोड़ा जाता है? वायुयान को। यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिबेट ले जाने लगे, एक यात्री हवाई जहाज का, वायुयान का एक कील निकाल के, स्क्रू निकाल के अपने पास ले जाए, तो प्रारंभ में तो जो जहाज की जो सुरक्षा है वो प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यदि और अधिक रिबेट ले जाए और ज़्यादा स्क्रू निकाल ले जाए तो फिर कुछ समय बाद जहाज वो है जो खतरनाक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हवाई जहाज, इसका कहने का मतलब है कि अगर इस पारितंत्र में से एक करके, यानी कोई एक जाति खत्म हो जाए, कोई एक आदमी इसको खत्म कर दे, तो इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही आदमी ऐसा करने लग जाए तो फिर थोड़ा सा ये पारितंत्र डैमेज हो सकता है, इस पर खतरा मंडरा सकता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिबेट हटाया गया है, क्योंकि सीट का रिबेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सीट पर बैठा हुआ है, वायुयान पे ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर पंख के ही रिबेट को हटा दिया जाए, पंख ही नहीं हो, तो फिर वो पारितंत्र या वो वायुयान क्या हो सकता है? नष्ट होने की, क्रैश होने की कंडीशन में आ सकता है। तो कौन सा रिबेट हटाया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, कि जहाज के पंख का रिबेट हटाना हवाई सुरक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर जहाज का पंख का हटा दिया जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जहाज के अंदर सीट और खिड़कियों के रिबेट की तुलना में। तो आई होप बच्चों रिबेट पोपर परिकल्पना आपको समझ में आई होगी। क्या पूछेगा? किसकी तुलना किससे की है, और दूसरा किसने दी है। पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रख लेना, कोई याद करने में बड़ी बात भी नहीं है। विभिन्न पार्टों को जोड़कर, स्क्रू को जोड़कर हवाई जहाज बनाए, विभिन्न जातियों से पारितंत्र बना, पहला पॉइंट। दूसरा, एक जाति को नष्ट कर दिया जाए, रिबेट को ले जाया जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा हट जाए तो फिर फर्क पड़ता है। और तीसरा पॉइंट, कौन सा हटाया इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम अगले पेज की तरफ, कि जैव विविधता की क्षति या नुकसान, कि जैव विविधता को कैसे नुकसान पहुंच रहा है, कैसे क्षति हो रही है। तो जैव विविधता की क्षति या नुकसान में सबसे बड़ा कारण है बच्चों मानव क्रियाकलाप। देखिए कैसे, एग्जाम्पल है प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय द्वीपों पर, वही उष्ण कटिबंधीय आपको कर्क और मकर रेखा के बीच का भाग है,
कौन से महासागर में बात कर रहे हैं? प्रशांत महासागर में। जैसे ही उन द्वीपों पर मानव ने बस्तियां स्थापित की, वहां से 20,000 से अधिक जो पक्षी जातियां वो विलुप्त हो गई। बताओ, सबसे बड़ा वायरस इस धरती पर कोई है तो वो मानव है। ये फैक्ट है कि सबसे बड़ा वायरस इस धरती पर कौन है बच्चों? वो मानव है। जहां जहां इस मानव के, पापी मानव के, जहां जहां इस पापी मानव के कदम पड़े हैं, वहां वहां से जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को नुकसान करना प्रारंभ कर दिया। आप देख लीजिए, प्रशांत महासागर में जो उष्णकटिबंधीय जो द्वीप थे, वहां जैसे ही मानव पहुंचा, मानव ने 20,000 पक्षी जातियों को क्या कर दिया बच्चों? विलुप्त कर दिया। बताओ, पक्षियों को मार के या तो खा गया होगा साला, या फिर उन पक्षियों द्वारा जिस भोजन को ग्रहण किया जा रहा था उस भोजन को तो मानव ने ग्रहण कर लिया। अब पक्षी भूखा मर नहीं मरेगा तो क्या होगा? तो सबसे बड़ा वायरस मानव। मानव से बड़ा कोई वायरस नहीं है बच्चों। IUCN की लाल सूची कब जारी की गई है बच्चों? अच्छा, लाल सूची, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट कह दें। रेड डाटा बुक जो है बच्चों, इसको कौन जारी करता है? ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN की जो सूची है उसने कहा है कि पिछले 500 वर्षों में विलुप्त जातियां कितनी बच्चों? अब आपको यही याद करनी है, 500 सालों में कितनी और 20 साल में कितनी, आपको ये याद करना है। 500 सालों में कितनी गई हैं? 784। 86 याद करना ना, 786 से 2 कम करके ले लेना, 784 याद हो जाएगा। 500 में कितनी? 784। और पिछले 20 वर्षों में बात करें तो 27, पिछले 20 साल में। अभी पिछले 20 साल ये नहीं है बच्चों 2020 के आसपास की, से लेके अपन 2000 तक की बात करें, क्योंकि NCERT थोड़ी सी पुरानी है। ठीक है बच्चों, तो पुरानी है। ठीक है बच्चों, तो 500 वर्षों में कितनी? 784। और पिछले 20 वर्षों में कितनी? 27। आपको ये दोनों डाटा याद कर लेने हैं। अब ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि 20 वर्षों में कौन कौन सी जातियां विलुप्त हुई है, यानी कि नई विलुप्त जातियां कौन सी है जो 20 सालों में गई हैं? 27 है। मॉरिशस का डोडो पक्षी, याद करो बच्चों, डोडो पक्षी बतख जैसा होता है लेकिन पक्षी है। मॉरिशस का है ये, तो मॉरिशस का डोडो पक्षी गया। अफ्रीका की जो क्वेगा थी वो गई। ऑस्ट्रेलिया की जो थाईलेसन थी वो भी खत्म। आपको याद करना, मॉरिशस का डोडो पक्षी। अगर देश याद ना हो बच्चों तो केवल आपको इतना सा तो याद कर ही लेना है। अगर देश याद नहीं हो तो कौन विलुप्त हुआ है, जैसे कि डोडो पक्षी गया। क्वेगा कहाँ की गई? अफ्रीका की। ऑस्ट्रेलिया की कौन गया बच्चों? थाईलेसन। ऑस्ट्रेलिया की कौन गई बच्चों? थाईलेसन। रूस की गई है बच्चों स्टीलर समुद्री गाय। ये समुद्री गाय नहीं होती, एक मछली है बच्चों। बाली, जावा और कैस्पियन के जो बाघ हैं उनकी 3 उपजातियां क्या हो गई बच्चों? खत्म हो गई। ये मानव है। 20 सालों में इतनों को मानव ने या तो खा लिया है, मार दिया है, नष्ट कर दिए हैं, विलुप्त हो गई हैं। ठीक है बच्चों, विश्व की 15,500 से अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। बताओ, 15,500 से अधिक जातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। जीवाश्म अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी पर जीव जातियों की व्यापक विलुप्ति इससे पहले भी कितनी बार हो चुकी है बच्चों? इससे पहले भी हो चुकी है 5 बार। कितनी बार बच्चों? 5 बार। ये देखिए, विलुप्ति 5 बार पहले भी हुई है, यानी पहले भी जीव जातियां नष्ट हुई हैं। ऐसा नहीं है पहली बार है, लेकिन वर्तमान में छठा तो चल रहा है विलोपन। लेकिन समस्या कहाँ है कि इसकी जो दर है वो 100 से 1000 गुना अधिक है। वर्तमान में जिस हिसाब से मानव अपने फायदे के लिए जीव जंतुओं को, इस पारितंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी दर 100 से 1000 गुना ज़्यादा है। आप सोचिए, हालांकि 5 बार हुए हैं लेकिन छठा चल रहा है, दर में अंतर है, तीव्र है, जिसका कारण और सिर्फ क्या है बच्चों? मानव क्रियाकलाप। तो हम पापी हैं, पापी रहेंगे। सुधरने का काम पता नहीं कब होगा और कौन करेगा। आना चाहिए भगवान को अवतार लेके, क्योंकि एक जने के कहने से, एक जने के करने से कुछ होता नहीं। सही बात तो ये है, कोई करना भी नहीं चाहता भाई। जैव विविधता क्षति के कारण नुकसान क्या है, क्यों हो रहा है नुकसान? जैव विविधता को क्या कारण है कि वो नष्ट हो रही है? देखिए, पहला है आवासीय विघटन। अब इसको तो बच्चों 100% आप याद कर लेना कि जैव विविधता क्षति के कारण क्या है। प्रश्न आ जाए, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्षति के कारण क्या है, आप क्या सुझाव देंगे जैव विविधता को बचाने से? ठीक है बच्चों, देखिए, आवासीय क्षति एवं विखंडन, और ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। जैव विविधता जो नष्ट हो रही है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण, बच्चों 4 रीजन पढ़ेंगे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आवासीय क्षति और विखंडन। मतलब जीव जिस आवास में रहता है, निवास करता है, उस जीव को, उस आवास को हम नुकसान पहुंचाएं, क्षति पहुंचाएं, और दूसरा उसका हम विखंडन कर दें। एक जंगल है, उसके बीच से हाईवे निकाल दिया, ट्रेन की पटरी बिछा दी गई है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों? जो जीव रह रहा था आवास में, उसके आवास को ट्रेन की पटरी डालने के बाद उसके आवास को 2 खंडों में बांट दिया। ये ट्रेन जगह, ये बीच में से
सड़क निकाल दी हमने, तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, जो जीव का आवास है वो नष्ट हो रहा है। मुख्य कारण है जब जीवों के बड़े आवास को छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जीवों का बड़ा आवास जो है उसके छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, तो इसे आवास विखंडन कहते हैं, जिससे अधिक आवास की आवश्यकता वाले जो जीव और प्रवासी पक्षी हैं वो क्या होते हैं बच्चों, प्रभावित होते हैं। जिस जीव को अधिक जगह चाहिए थी वो छोटी जगह में नहीं रह पाता और वो विलुप्त हो जाएगा, मर जाएगा। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पहले 14% एरिया पर थे बच्चों, 22 है 70, 7 का खेल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे 7 का दुगना है 14%। तो किसकी बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो 14% एरिया में थे वो अब घटकर कितने रह गए हैं, मात्र 6% रह गए हैं। कितने रह गए बच्चों, 6% एरिया में रह गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अमेजन वर्षावन कहाँ है बच्चों, दक्षिण अमेरिका में। अमेजन वर्षावन जो 20% ऑक्सीजन देता है, कितने परसेंट बच्चों, 20% ऑक्सीजन देता है, अतः इसी कारण इसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन वर्षावन को दक्षिण अमेरिका में होता है, उसको हम 20% ऑक्सीजन देने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, तथा इसमें करोड़ों जातियां निवास करती हैं। कितनी जातियां निवास करती हैं बच्चों, करोड़ों। परंतु अब ये आपको याद करना है, परंतु सोयाबीन की खेती, किसकी बच्चों, सोयाबीन की खेती और चरागाह निर्माण, ठीक है बच्चों, जो अमेजन वर्षावन है उसको 2 कारणों से नष्ट किया जा रहा है। एक तो सोयाबीन की खेती और चरागाह, जानवरों के चरागाह की भूमि के लिए इसको क्या किया जा रहा है बच्चों, नष्ट किया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, दूसरा क्यों किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो 20% ऑक्सीजन देता है, इसलिए अमेजन वर्षावन को जो दक्षिण अमेरिका में उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और क्यों नष्ट किया जा रहा है, सोयाबीन की खेती और चरागाह निर्माण के लिए। ठीक बच्चों, तो पहली थी आवासीय क्षति और विखंडन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। कैसे कहते हैं कि जो आवास है उसको छोटे छोटे खंडों में बांट देना। अति दोहन है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अति दोहन, बहुत ज़्यादा हम दोहन करें, यूज करें, तो जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, हमें आवश्यकता थी कम की, लेकिन हमने सोचा कि हमारी पीढ़ियों के लिए अभी से बचा के रख लें, कल के लिए आज ही ले लें, तो जब आवश्यकता जो है वो लालच में बदल जाती है तो प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन किया जाता है, उसका यूज ज़्यादा किया जाता है, जिसके कारण जातियाँ विलुप्त होती हैं। जिसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, जातियाँ जो हैं वो विलुप्त होती हैं। कब, जब आवश्यकता तो है कम, लालच आ गया ज़्यादा। जैसे कि जो स्टीलर समुद्री गाय है, कहाँ की थी बच्चों, अभी हमने देखा रूस की, 20 सालों में 27 नष्ट हुई, उसमें एक कौन थी, रूस की स्टीलर समुद्री गाय। एक पैसेंजर कबूतर जो मैसेंजर था, पैसेंजर था, ये क्या है बच्चों, ये भी लगातार समाप्त हो रहा है। तो 2 रीजन आए जैव विविधता क्षति के कारण में। पहला है हमारे पास बच्चों कौन सा, आवासीय क्षति और विखंडन, दूसरा है अति दोहन। तीसरे की बात करेंगे बच्चों हम, तीसरा देखिए विदेशी जातियों का आक्रमण। कौन है बच्चों, विदेशी जातियों का आक्रमण। अब देखिए विदेशी जाति अपने आप तो आएगी नहीं, या तो हम लाएंगे या फिर कैसे ना कैसे किसी के साथ आई जाएगी। तो देखिए जब बाहरी जातियां अनजाने में या फिर जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तो उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों के लिए विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। आपने सुना होगा बंगाल का आतंक, बंगाल टेररिज्म या टेररिज्म कह दी। बंगाल का आतंक क्या है बच्चों, एक पौधा जिसे कहते हैं हम जलकुंभी, वानस्पतिक नाम होता आइकॉर्निया क्रेसिप्स। इसको जब लाया गया और भारत के जलाशयों में डाला गया तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और आजकल तो इसको नष्ट करने के लिए भी अनेक ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इसी प्रकार लेंटाना है, गाजर घास है, ये सभी भी एक प्रकार के क्या थे बच्चों, विदेशी जातियां थी, जिनके कारण हमारी जो स्थानिक जातियां हैं उन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। तो जब बाहरी जो जातियां हैं वो अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से लाई जाती हैं तो वो उनमें से कुछ जातियां आक्रामक हो जाती हैं और स्थानिक जातियों की विलुप्ति का कारण बनती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है नाइल पर्च। ये बच्चों नील नदी की मछली है, नाम क्या है, नाइल पर्च। नाइल पर्च कहाँ की मछली है बच्चों, नील नदी की, और नील नदी कहाँ है बच्चों, अफ्रीका में। तो विक्टोरिया झील में, अब जैसे ही हम नाइल पर्च को यानी कि नील नदी की मछली को कहाँ डालेंगे, विक्टोरिया झील में। विक्टोरिया झील भी कहाँ है बच्चों, पूर्वी अफ्रीका में। जैसे ही डाला गया तो उसमें रहने वाली जो सिचलेट मछली थी, कौन सी बच्चों, सिचलेट मछली थी, उसकी 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं।
तो जब हम किसी उद्देश्य से एक क्षेत्र से किसी जाति को लाए और दूसरे एरिया में डाला तो उसने वहां रहने वाली मछली को क्या कर दिया बच्चों, नुकसान पहुंचा दिया। तो इसे कहते हैं हम विदेशी जातियों का आक्रमण। किसको लाए बच्चों, नाइल पर्च को कहाँ डाली, विक्टोरिया झील में जैसे ही डाला तो विक्टोरिया झील में पाई जाने वाली जो सिचलिड मछली थी उसकी 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले बच्चों, क्लेरियस गैरी पाइनस जो मछली है ये भी कहाँ की है बच्चों, अफ्रीका की। क्या नाम बच्चों, क्लेरियस गैरी पाइनस जो अफ्रीका की मछली है का पालन के उद्देश्य से भारत लाई। पालने के लिए कहाँ लाए बच्चों, भारत। तो इसने हमारी जो नदियों की जो असल्कमीन थी, कौन सी बच्चों, असल्कमीन, यानी कि जिस पर सल्क नहीं पाए जाते, यानी कि जो कैटफिश जातियां होती हैं उनके लिए इसने क्या पैदा कर दिया बच्चों, खतरा पैदा कर दिया। तो ये एग्जांपल नंबर 2। इसी प्रकार गाजर घास है जिसे हम कहते हैं पार्थेनियम, लेंटाना का जो पौधा है, हाइसिंथ, इसी को कहते हैं बच्चों, हाइसिंथ को जलकुंभी, क्या कहते हैं, जलकुंभी, जो हमारे जलाशयों में पाई जाती है। और इसी को कहते हैं हम आइकॉर्निया क्रेसिप्स, इसका ये वैज्ञानिक नाम है बच्चों, वानस्पतिक नाम है। तो गाजर घास विदेशी जाति है, लेंटाना विदेशी जाति है, वाटर हाइसिंथ यानी कि आइकॉर्निया जैसे खरपतवारों ने देशज जातियों को क्या किया है, देशज जातियों को नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर ये पॉइंट खत्म है बच्चों। तो इस प्रकार हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला है विदेशी जातियों में नाइल पर्च जो अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाली, और किस मछली के लिए, सिचलिड मछली के लिए उसने क्या कर दिया, खतरा पैदा कर दिया। दूसरा क्लेरियस गैरीपाइनस मछली, इसको भी हम पालन के उद्देश्य से लाए भारत, तो इसने हमारी असल्कमीन को क्या कर दिया, खतरा पैदा कर दिया। इसी प्रकार गाजर घास, पार्थेनियम, लेंटाना यानी कि हाइसिंथ या आइकॉर्निया है। चौथा रीजन जो है विलुप्ति का वो है बच्चों सह विलुप्तता। सह विलुप्तता का मतलब क्या होता है बच्चों, साथ साथ विलुप्त होना। मान लें कि ये कोई परपोषी है, क्या है बच्चों, परपोषी, तो इस पर कोई जीव रह रहा है जीवित, उसको कहेंगे हम परजीवी। और जैसे ही ये परपोषी नष्ट होगा बच्चों तो ये परजीवी भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, जब एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आश्रित दूसरी जाति या पादप जाति का विलुप्त होना सह विलुप्तता कहलाता है। जिस प्रकार हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं बच्चों सहलग्नता, इसी प्रकार है ये सह विलुप्तता, कि जब एक जाति विलुप्त होगी तो उस पर निर्भर करने वाली जो दूसरी जाति है वो भी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जैसे कि परपोषी मत्स्य जाति के विलुप्त होने पर, यानी कि परपोषी यहाँ पर कौन है बच्चों, मछली, तो उस पर जो परजीवी पाए जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों, विलुप्त हो जाएंगे। तो इसको कहेंगे विलुप्तता। कौन सी, सह विलुप्तता। अब इस प्रकार हमारे पास बच्चों कितने रीजन आ गए, 4 रीजन आ गए हैं जैव विविधता को नष्ट करने के। कितने रीजन, 4। सबसे पहला क्या था, आवासीय क्षति और विखंडन। दूसरा क्या था बच्चों, अतिदोहन, क्या था, अतिदोहन। तीसरे की बात करें तो तीसरा आया हमारे पास विदेशी जातियों का आक्रमण, और चौथा आया सह विलुप्तता। अब हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण। लास्ट हेडिंग है बच्चों इस चैप्टर की हमारे पास, जैव विविधता संरक्षण, कि इस जैव विविधता को बचाएं कैसे। तो इसको या इसे संरक्षण के 3 कारण हैं। कितने कारण है बच्चों, कैसे बचाएं, क्यों बचाएं। तो देखिए, सबसे पहला संकुचित या संकीर्णतः उपयोगी तर्क, यानी कि हम छोटे मोटे जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं बारी तंत्र से उनके कारण बचाएं। अब उसमें क्या है, देखिए बच्चों, कि मानव को प्रकृति से अनगिनत फायदे हैं, जैसे कि खाद्य प्राप्त हो रहा है, खाद्य में अनाज, दालें, फल आदि प्राप्त हो रहे हैं, ईंधन प्राप्त हो रहा है, रेशे प्राप्त हो रहे हैं, इमारती सामान और रेजिन, गोंद, टैनिन आदि हमें प्राप्त होते हैं। विश्व में 25% से अधिक जो औषधियां हैं वो पादपों से बनाई जाती हैं, यानी कि जितनी हम गोली दवाई खा रहे हैं उनमें से 25% किससे आ रही हैं बच्चों, पेड़ पौधे से। और जो 25,000 से अधिक पादप जातियों का उपयोग करके बनाई जा रहे हैं, 25%, 25,000। दूसरा है व्यापक रूप से उपयोगी तर्क। व्यापक रूप से उपयोगी तर्क में बच्चों हम उनको शामिल करते हैं जिनकी कीमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए कि प्रकृति या पारितंत्र से प्राप्त लाभों को पारितंत्र सेवाएं कहते हैं। ये आपको बच्चों एक नंबर की जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो है कि पारितंत्र सेवाएं किसे कहते हैं। तो पारितंत्र सेवा क्या है कि प्रकृति या पारितंत्र से प्राप्त लाभों को, प्रकृति हमें क्या लाभ दे रहा है, इन सबको हम कहते हैं पारितंत्र सेवाएं। जैसे कि अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। मतलब धरती पर जो 21% ऑक्सीजन है उसकी 20% अकेला कौन दे रहा है बच्चों, अमेजन वर्षा वन। इसी कारण इसको हमने क्या कहा था, पृथ्वी का फेफड़ा। तो जिसकी कीमत हम नहीं लगा सकते या उसका आकलन हम नहीं कर सकते कि जो ऑक्सीजन दी है 20% उसकी कीमत क्या है। और इसकी कीमत का अंदाजा हमने अभी कोरोना काल में लगाया था कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कितनी थी। ठीक है बच्चों।
परागण की क्रिया आप देखिए कि हम देखते हैं कि पौधों में 80% परागण का कार्य बच्चों कौन करती है? मधुमक्खी करती है। अगर कीट परागण की बात करें तो 80% कीट परागण मधुमक्खी। अगर मधुमक्खी ऐसा ना करे तो क्या होगा? तो उसकी कीमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। सौंदर्यात्मक लाभ, सौंदर्यात्मक लाभ का मतलब होता है बच्चों सुबह शाम जो हम टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, प्रकृति के अच्छे अच्छे नज़ारों का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसको कहते हैं हम सौंदर्यात्मक लाभ। तो इसकी कीमत का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। संकीर्णतः जिसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं, व्यापक जिसकी कीमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अब तीसरा है बच्चों इसमें नैतिक तर्क। नैतिक तर्क का मतलब है हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो नैतिक तर्क मतलब इसका संबंध जंतु पादप सूक्ष्म जीवों से है तथा प्रत्येक जाति का अपना एक नैज मूल्य होता है। अतः हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में रखें। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं जैव विविधता संरक्षण किस प्रकार बचाएं। ठीक है बच्चों, किस प्रकार हम जैव विविधता का संरक्षण करें। देखिए जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार का है, स्व स्थानीय संरक्षण, इन सिटू संरक्षण। और बच्चों इस नाम से बहुत फेमस है प्रश्न, इन सिटू और एक्स सिटू, इस नाम से प्रश्न आता है। तो स्व स्थानीय संरक्षण, अब देखो नाम क्या कह रहा है, स्व स्थानीय यानी कि स्वयं के स्थान पर, यानी कि पेड़ पौधे या जीव जंतु जिस स्थान पर पाए जाते हैं उनको उसी के स्थान पर सुरक्षित या संरक्षित कर देना स्व स्थानीय संरक्षण कहलाएगा। तो जब जीव जंतु एवं पौधों का संरक्षण उनकी प्राकृतिक आवास में किया जाता है तो इसे स्व स्थानीय संरक्षण कहते हैं। अब इसमें कौन कौन है, सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे जैव विविधता हॉट स्पॉट की। किसकी बच्चों? हॉट स्पॉट्स 25 थे, वर्तमान में 34 हैं। आगे बात करते हैं क्या है, किसे कहते हैं कि ये वे क्षेत्र होते हैं जहां जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है, यानी कि यहां पर बहुत अधिक संख्या में जातियां पाई जाती हैं। तो जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है तथा उच्च स्थानिकता होती है। उच्च स्थानिक का मतलब होता है बच्चों ये जातियां केवल इसी स्थान पर मिलेंगी, अन्य किसी स्थान पर नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, तो क्या लिखा बच्चों, जातीय समृद्धि बहुत अधिक और एंडेमिज्म पाई जाती है, यानी उच्च स्थानिकता पाई जाती है। इन स्थानों को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं, जो प्रारंभ में बनाए गए 25 और वर्तमान में है 34। और इनमें से भारत में कितने बच्चों? 3 हैं। एक तो पश्चिमी घाट, याद करो बच्चों, भारत ये वाला क्या था, पश्चिमी घाट, और इसमें श्रीलंका का एरिया शामिल है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। दूसरा है इंडो बर्मा, जो इधर वाला एरिया आता है बच्चों, जो देशों में शामिल है। और तीसरा हिमालय, जो भारत में इस साइड आता है। तो 3 हैं जो हॉट स्पॉट है वो इंडिया में शामिल है। बच्चों चौथा भी है लेकिन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, सुंडालैंड्स। सुंडालैंड्स जो 4th हमारा क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो हमें 3 याद करने हैं, 4th याद नहीं करना है। तो पहला क्या है बच्चों, स्वयं के स्थान पर संरक्षण में पहला है जैव विविधता हॉट स्पॉट, जहाँ पर जीव जंतु पाई जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, वहीं पर उनका क्या कर दें, संरक्षण प्रदान करें। दूसरा है पवित्र उपवन या पवित्र आश्रय। अब ये देखो पवित्र उपवन, पवित्र यानी पूजा पाठ किया जाएगा, उपवन मतलब बगीचा या स्थान या जंगल या वन। तो ये वे क्षेत्र होते हैं जहां वनों के लिए अलग से भूभाग छोड़े जाते हैं बच्चे, छोटे नहीं। ये वे क्षेत्र होते हैं जहां पर अलग से क्या जाएंगे, भूभाग छोड़े जाते हैं और जहां पौधों और वन्य जीवों की पूजा की जाती है। पवित्र वन, वन लगाए जाएंगे, पेड़ पौधों और जंतुओं की पूजा की जाएगी। इस क्षेत्र को कहते हैं पवित्र उपवन। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, ये अच्छे एग्जाम्पल हैं, याद करने हैं आपको। मेघालय की खासी, जयंतिया पहाड़ी, एक और होती है बच्चों पहाड़ी, तो गारो, खासी, जयंतिया, और ये जाति भी है बच्चों, ये जीके में पढ़ते हैं हम। तो मेघालय की हैं और ये याद रखें, मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ी है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट हैं। ये पश्चिमी घाट बच्चों यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र। कौन से क्षेत्र बच्चों? महाराष्ट्र के सरगुजा, चंदा और बस्तर। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन छुप गई है, देखिए क्या है, मेघालय। क्या कहाँ गया, नोट लगा के लिखा हुआ बच्चों, क्या कह रही है नोट, देखिए मेघालय की पवित्र उपवन, ये रिक्त स्थान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रिक्त स्थान आने वाला है। मेघालय की पवित्र उपवन अनेक दुर्लभ और संकटोत्पन्न पादपों की अंतिम शरण स्थली है, यानी कुछ ऐसे पादप हैं जिन पर संकट है, क्या है बच्चों, संकट है और दुर्लभ है, जो केवल वहीं मिलेंगे, बहुत कम और जगह पाई जाएंगी। उनके लिए जो मेघालय है पवित्र उपवन, उनके लिए क्या है बच्चों, अंतिम शरण स्थली है। ठीक है बच्चों, आगे अगले लास्ट पेज की तरफ हम चल रहे हैं, एक आध पेज, हाँ लास्ट ये बच्चों। अन्य जो है हमारे पास अन्य तरीके, देखिए
किसमें, कैसे और हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए संरक्षण में पहला हम पढ़ रहे हैं, 2 प्रकार का संरक्षण है। इन सिटू, जहाँ पर जीव है वहीं पर उसको संरक्षण प्रदान करते हैं तो इसको कहेंगे इन सिटू। इसी में अन्य है बच्चों राष्ट्रीय उद्यान, पिछला पेज पढ़ लिया ना बच्चों, ठीक है। अन्य में राष्ट्रीय उद्यान है जिनकी संख्या एनसीईआरटी के अनुसार 90 है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल गार्डन्स। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 448, ये 90, 448। और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 14 हैं। इनकी संख्या आपको एनसीईआरटी के अनुसार याद करनी है। वर्तमान में इनकी संख्या सेम नहीं है, बहुत चेंज हो चुकी है, ठीक है बच्चों। लेकिन एनसीईआरटी 90, 448 और 14। अब दूसरा प्रकार जो है बच्चों संरक्षण का, वो क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि एक्सेस टू कंजर्वेशन। एक्सेस टू मतलब जीव जहां रहता है उसको वहां से उठाया और किसी ऐसी जगह रख दें जहां पर उसकी सुरक्षा और उसका संरक्षण किया जा सके। तो जब संकटोत्पन्न पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल के लिए और सावधानी पूर्वक संरक्षण किया जाए, इसके लिए उसको कहते हैं हम एक्सेस टू संरक्षण। कि जीव जहां है उसको वहां से उठाया, पौधा जहां पर उगते हैं वहां से हटाया और किसी दूसरे स्थान पर ले गए संरक्षण के लिए, तो इसको कहेंगे एक्सेस टू संरक्षण। यह संकटोत्पन्न पादपों और जंतुओं को बचाने की एक त्वरित विधि है। ये अंडरलाइन कर लेंगे, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये इंपोर्टेंट जो है हमारे पास ब्लैंक के लिए क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, संकटोत्पन्न पादपों और जंतुओं को बचाने की त्वरित विधि, यानी किसी पादप पर या किसी जंतु पर संकट है तो उसको बचाने के लिए हम तुरंत क्या करें, उसको वहां से उठाओ और किसी अच्छी सी जगह छोड़ दें। जैसे जंतु है चिड़ियाघर में छोड़ दें, चिड़ियाघर में बचाया जा सके, तो त्वरित विधि है। अब इसमें देखिए क्या क्या है, जंतु उद्यान है, जंतु उद्यान को हम क्या कह देंगे बच्चों, जू यानी कि चिड़ियाघर। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन बच्चों हम जानते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव नाइट्रोजन में किसी पदार्थ को रखा जाए तो इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। हम स्पर्म का, हम बीज का संरक्षण कर सकते हैं, तो ये होगा बच्चों क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या उसी स्थान पर किया, नहीं, हमने किसी दूसरे स्थान पर किया है इसलिए इसको कहा क्रायो प्रिजर्वेशन और वही स्थान है। अगला है ऊतक संवर्धन, यानी कि ऊतकों का संवर्धन किया जा सकता है। ऊतक संवर्धन यानी किसी कोशिका के भाग को या किसी पादप के अंग का संवर्धन करना क्या कहलाता है, ऊतक संवर्धन कहलाता है। बीज बैंक, बीज को हम कहाँ रख सकते हैं, बैंक में, तो ये बीज बैंक भी क्या है, एक्सेस टू संरक्षण का उदाहरण है। नोट है 2-3, क्या है नोट, ध्यान से सुनेंगे अब। कि 1992 में जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ बच्चों, 1992 में जैव विविधता पर हो रहा है, किस पर, जैव विविधता पर। तो 1992 में जैव विविधता पर एक सम्मेलन हुआ, कहाँ, रियो डी जेनेरियो में, जिसको कहते हैं हम पृथ्वी सम्मेलन। सन याद करना है, 1992 जैव विविधता पर हो रहा है, पृथ्वी सम्मेलन नाम है, कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में। और 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जिसमें 190 देशों ने भाग लिया और कहा, शपथ ली कि भी 2010 तक जो जैव विविधता की जो जारी क्षति दर है उसमें क्या लाएंगे बच्चों, कमी लाएंगे। तो 2 सम्मेलन आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना है आपको 1992 का, जो कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में, और एक है बच्चों 2002 का, जो कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ है, जोहान्सबर्ग में। ये हुआ है बच्चों किसके लिए, जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, और ये हुआ है बच्चों सतत विकास के लिए। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर को हम यहाँ समाप्त करते हैं, यानी कि ये हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है, 13 है 12th बायोलॉजी का, ये 1 शॉर्ट वीडियो है जिसमें हमने सारे पार्ट की बात कर ली। अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।